हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप ये सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एटाविस्टिक। लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एटाविस्टिक का मतलब क्या? पुरानी आदतों पे वापस जा रहे हो, रिटर्निंग टू ओल्ड और प्रिमिटिव हैबिट्स। प्रिमिटिव मीन्स पुरानी आदतें। अच्छा, कोई चीज पुरानी होती है, आप उसको क्या बोलते हो? ओल्ड। उसको ओल्ड हैट भी बोलते हो। पुरानी है तो कैसी है? आर्केइक है। प्रिमिटिव है वो चीज अगर पुरानी है। अच्छा, पुरानी है लेकिन कोई यूज में नहीं आ रही, इतनी पुरानी हो चुकी है कोई यूज में नहीं आ रही, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटडेटेड। क्या बोलते हैं? आउटमोडेड, ऑब्सोलीट। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर इन यूज। मतलब वो चीज अब क्या है? वो चीज अब यूज में नहीं आ रही, इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। पुरानी है, एंसेस्ट्रल है। प्रिमेवल है, एंटी डाइल्यूवियन है। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, और सबका मतलब है कि वो चीज पुरानी है, प्री हिस्टोरिक है, एंशियंट है, पुरानी है। तो आर्केइक है, प्रिमिटिव है, एंसेस्ट्रल है, पुरानी है। नई है, प्रोग्रेसिव है, आगे की सोच रखने वाली है, इनोवेटिव है, कुछ नयापन है, फ्यूचरिस्टिक है, आगे की सोच रखने वाली है। कोई चीज मॉडर्न होती है उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी। कंटेम्पररी शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है मॉडर्न है, और दूसरा मतलब क्या होता है? दो लोग अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, तो उनको भी कंटेम्पररी बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी कंटेम्पररी आर्टिस्ट, सेम टाइम पर हैं। तो अगर आप क्लिंगिंग टू मीन्स चिपके रहोगे, किस चीज से चिपके रहोगे? पुराने ट्रेडिशन से। तो ये क्या करेगा? रोकेगा। हिंडर का मतलब क्या है? डिटर करेगा, रोकेगा बदलाव को। तो अगर आप पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहोगे तो आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाओगे। समझ में आया एटाविस्टिक का मीनिंग सभी को? चलिए, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ब्लेटेंट वर्ड के दो मतलब होते हैं इसके भी। वैसे तो वही नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज आपने खुल्लम खुल्ला करी है, बिना कोई शर्म के करी है। मीन्स बोल्ड एंड शेमलेस कहते हैं। इट्स अ नेगेटिव टोन। एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, कोई चीज बहुत खराब होती है, आप उसको ब्लेटेंट बोलते हो। इसका एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है क्लियर। तो कोई चीज अगर क्लियर है तो वो ब्लेटेंट है। तो दोनों मतलब होते हैं इसके, बोल्ड एंड शेमलेस भी और क्लियर भी। मतलब बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही ऑफेंसिव है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा। ओपनली खुल्लम खुल्ला किया है, विदाउट एनी शेम। ऑब्वियस मतलब क्लियर है, फ्लैग्रेंट का मतलब भी होता है बोल्ड एंड शेमलेस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर। मतलब वो चीज कैसे हुई है? वो चीज एकदम ओपनली हुई है। आप ब्रेजन भी बोल सकते हो। ब्रेजन शब्द का मतलब भी क्या होता है? एकदम बोल्ड एंड शेम। अच्छा, कोई चीज एकदम खुल्लम हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? इन ब्रॉड डे लाइट। उसका मर्डर ब्रॉड डे लाइट में हुआ, मतलब एकदम इन ओपन हुआ, सबके सामने हुआ। अच्छा, कोई चीज अगर एकदम क्लियर है, मुझे क्लियर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बताओगे जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं? क्लियर है मतलब ओवर्ट है। ओवर्ट का मीनिंग क्या होता है? एकदम ओपन है। ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है, पर्सपिकुअस है, कॉन्स्पिकुअस है, मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट शब्द का मतलब भी क्या होता है? क्लियर। एक्सप्लिसिट है, आपने किसी चीज को एक्सप्लिसिटली बोला है, मतलब आपने उस चीज को एकदम क्लियरली साफ साफ बोला है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज एकदम क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, प्रोनाउंस्ड है, एकदम क्लियर, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है, मतलब एकदम क्लियर, स्टार्क है।
ताक का मतलब भी क्लियर है, ब्लेटेंट है, मतलब एकदम क्लियर है, एकदम साफ साफ है। फिर भी हमने वर्ड्स के, इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स। वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स छुपा हुआ है, कोवर्ट है। हिडन में जो होती है वो लेटेंट भी होती है। सटल है, हल्का सा है। कंसील्ड है, छुपा हुआ है। कंसीलर लगाते हैं लोग चेहरे पे दाग धब्बे छुपाने के लिए, तो कंसील मीन्स छुपा हुआ। श्राउडेड है, क्लोक्ड है, वेल्ड है, मास्क्ड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है? कवर्ड है, किसी के भी सामने नहीं। तो उसका एकदम क्लियर लाई, एकदम खुल्लम खुल्ला उसने शेमलेसली जो झूठ बोला वो एक्सपोज हो गया हर किसी के आगे, वो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। अभी जो लाई वर्ड है ना, बड़ा प्यारा वर्ड है, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाई का मतलब क्या है कि वो चीज पड़ी हुई है ना, लेटा हुआ है वो इंसान। इसमें मतलब एक ही चीज होती है, या एक ही इंसान होता है। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई लाए, लाए, ले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ले। इसकी वर्ब की फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको जरूर अपनी कॉपीज में मार्क कीजिएगा कि यहाँ से एरर डिटेक्शन के बहुत बार क्वेश्चन आएंगे। तो लाई की क्या क्या फॉर्म्स हो गई? लाए, ले और ले। ठीक है। इसका दूसरा क्या होता है? इसका दूसरा होता है ले। ले का मतलब क्या है कि आप उस चीज को लिटा रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो? लिटा रहे हो। मतलब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक इंसान होगा, एक दूसरी चीज होगी, या फिर एक इंसान होगा, दूसरा इंसान भी होगा। मतलब ले में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि लाई में एक ही चीज इन्वॉल्व होती है, एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड और लेड। तो अगर मैंने आपसे बोला अ ब्लॉक, अगर से एक ब्लॉक जो है वॉज डैश बाय हिम, उसके द्वारा एक ब्लॉक को रखा गया, तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो गए, ब्लॉक भी हो गया और हिम भी हो गया। तो इस इंसान ने इस ब्लॉक को रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेड आएगा। चलो, अब ये जो इंसान है वो लेटा हुआ है ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर, तो ग्रास ने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ही है जो एक्शन कर रहा है, मतलब एक ही इंसान इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या आएगी? वो ग्रास पर लेटा हुआ था, ही ले ऑन द ग्रास। या फिर मैंने चलो एक और सेंटेंस लिखा। अब देखो ये ले और ये ले दोनों सेम है, इसको भी ध्यान से देखना। यहाँ पे भी बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये यहाँ पे भी ले है और यहाँ पे भी ले है, लेकिन इन दोनों ले का मतलब अलग अलग है। ये वाला ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वाला ले वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस ले का मतलब है रखना, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को रख रहे हो। और इस ले का मतलब है कि वो चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? दो मीनिंग और होते हैं ले और लाई के। एक लाई होता है जब ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है झूठ। एक और लाई होता है जब ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो इस तरीके से चार अलग अलग मतलब होते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इनकी V1 प्लस आई वाली फॉर्म क्या होती है? इसकी V1 प्लस आई वाली फॉर्म होती है लाइंग, इसकी क्या होती है? लेइंग। तो अगर मैंने बोला ही वॉज डैश ऑन द ग्रास, वो ग्रास पे पड़ा हुआ था या वो ग्रास पे लेटा हुआ था, कोई और उसको लेटा नहीं रहा, वो खुद सिर्फ लेटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? लेइंग लिखूं या लाइंग लिखूं? ही वॉज लेइंग ऑन द ग्रास। लेइंग लिखूं? सही है लेइंग? या वो किसी चीज को रख रहा है लेइंग? नहीं, वो खुद पड़ा हुआ है ग्रास पे, तो ही वॉज लाइंग ऑन द, नॉट लेइंग। हाँ, जो बच्चे लेइंग कह रहे हैं गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? ले का मतलब होता है रखना, वो किसी चीज को रख नहीं रहा ग्रास पे। ले का मतलब क्या होता है? रखना, वो रख नहीं रहा किसी चीज को, वो खुद का खुद लेटा हुआ है, खुद ब खुद पड़ा हुआ है, लेटा हुआ। तो ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास। क्लियर सभी को? चलो, आ जाते हैं वापस अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉल करना। एक्सटॉल करना मीन्स आप बहुत तारीफ कर रहे हो किसी की। चलो, मुझे तारीफ वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 20 बता दोगे? पता नहीं, 20 मुश्किल है, चलो कोशिश करते हैं। तारीफ कर रहे हो,
अपलॉड कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, कमेंड कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, हेल कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, अक्लेम कर रहे हो। अच्छा, अगर उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब तारीफ तो कर ही रहे हो, पर साथ साथ उसको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हो, तो एक तो ऑनर कर रहे हो, रिवियर कर रहे हो, वेनरेट कर रहे हो। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही पूजा सी कर रहे हो उसकी, उतना महान मान रहे हो उसको, तो आइडलाइज कर रहे हो आप उस इंसान को वर्शिप कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें कुछ इडियम्स लिख लेते हैं दो। अगर आप किसी इंसान की बहुत तारीफ कर रहे हो, तो आप उसके क्या कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो। गुणगान करने को क्या बोलते हैं, सिंग समवन्स प्रेजेस, मीन्स आप उसकी गुणगान कर रहे हो, आप उसको शाबाशी दे रहे हो। शाबाशी देने का मतलब क्या होता है, पैट समवन ऑन द बैक, शाबाशी दे रहे हो, क्या बोल रहे हो उसको, हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू, मतलब तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म, आप उस इंसान के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, तो स्पीक हाईली ऑफ, मतलब उस इंसान के बारे में बहुत अच्छा अच्छा। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान की बहुत तारीफ करो। उसको अगर आप खड़े होकर तालियां बजा रहे हो उसके काम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। आप उस इंसान को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो, मतलब आप उस इंसान की खड़े होकर तालियां बजा रहे हो, बहुत बढ़िया। सबका मतलब क्या है कि आप उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो उसकी, उसके गुणगान कर रहे हो, उसको वर्शिप कर रहे हो। सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स थे। एडमायर रह गया मैम, राइट, एडमायर कर रहे हो, वेरी गुड। चलो, उस इंसान को क्या कह रहे हो, कुडोज टू यू। कुडोज टू यू मीन्स वाह क्या परफॉर्मेंस है, मजा आ गया। तो एक्सटॉल करना, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। आप उस इंसान की तारीफ कर रहे हो बहुत ज्यादा जोश के साथ, लॉर्ड कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, अक्लेम कर रहे हो, सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए। एंटोनिम्स, बुराई कर रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो, विलीफाई कर रहे हो, डिक्राई कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, लैम्पून कर रहे हो, अपब्रेड कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो। सबका मीनिंग क्या है, बुराई कर रहे हो। तो जो हिस्टोरियन था उसने तारीफ करी साइंटिस्ट की, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स बहुत ही इनोवेटिव, नई चीज लाने वाली डिस्कवरीज की। हालांकि बहुत बुराई हुई, बहुत डाउट था, स्केप्टिसिज्म मीन्स बहुत डाउट था, वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत कॉमन, सब जगह फैल गया था, और फिर भी उसकी तारीफ की। अगले वर्ड पे आते हैं, डिस्पेल करना मीन्स हटा देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आप किसी चीज को हटा रहे हो, ड्राइव अवे कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो, डरों को, डार्क, किसी भी चीज को हटा रहे हो, किसी नेगेटिव चीज को हटा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पेल कराना। एलिमिनेट कर दिया आपने, रिमूव कर दिया आपने, इरेडिकेट कर दिया, मतलब हटा दिया, वाइप आउट कर दिया, हटा दिया। एंटोनिम्स, बना रहे हो, फैला रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, आप उस चीज को अपने पास रख रहे हो, रिटेन कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो आप उस चीज को। तो टीचर के एक्सप्लेनेशन ने हटा दिए मेरे सारे डाउट्स। तो टीचर ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि मेरे सारे के सारे डाउट्स क्या हो गए, हट गए, एक्सपेल हो गए, डिस्पेल हो गए। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज रेलीगेट। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है डेलीगेट करना और एक होता है रेलीगेट करना। डेलीगेट करने का मतलब होता है आपने अपनी जिम्मेदारी पास कर दी, टू ट्रांसफर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार ये काम तुम डेलीगेट क्यों नहीं कर देते हो, तुम कितनी मेहनत करोगे, इस काम को डेलीगेट कर दो। डेलीगेट मीन्स किसी और को दे दो, अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दो। डेलीगेट का मतलब होता है आप किसी को डिमोट कर रहे हो। डिमोट करने का मतलब क्या है, आप उसको नीचे वाली पोजीशन पे डाल रहे हो, टू असाइन लोअर रैंक। आप उस इंसान को डिमोट कर रहे हो, उस इंसान की पोजीशन नीचे कर रहे हो, आप उसको क्या बोलते हो, रेलीगेट करते हो। दोनों ही शब्द क्या होते हैं, दोनों ही शब्द जो होते हैं वो आपके वर्ब्स होते हैं।
तो रेलीगेट करने का मतलब क्या है कि किसी को आप लोअर या एक लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। आपने उसको डिमोट कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, मार्जिन पे ले मतलब उसकी पोजीशन खराब कर दी। सबऑर्डिनेट कर दिया मतलब आप उसने उसको क्या कर दिया, आपने उसको अपने से नीचा कर दिया। एंटोनिम्स, एलिवेट कर दिया, उठा दिया, एक्सॉल्ट कर दिया, तारीफ कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उसको सबसे ऊपर रख रहे हो। तो अगर आप इन्वायरमेंटल चिंताओं को इग्नोर करोगे तो इससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशंस डिमोट हो जाएंगी, मतलब उनकी पोजीशन खराब हो जाएगी और उनको कैसी दुनिया मिलेगी, अनसर्टेन दुनिया मिलेगी, उनको बढ़िया दुनिया नहीं, उनको ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला। इसका मतलब क्या है कि आप उनको क्या मत करो, आप उनको रेलीगेट मत करो। अच्छा, कोई इंसान अगर किसी चीज को रेलीगेट कर देता है, मम्मी को क्या करना होता है जब दूध उबालना होता है तो वो क्या करते हैं, दूध उबालने वाली चीज को पीछे वाली गैस पर रख देती है और आगे सब्जी बनाने वाली कढ़ाई को रखती है, अगर 4 गैस का चूल्हा है तो इसका मतलब क्या है, मम्मी क्या करती है, उसको पुट ऑन द बैक बर्नर। तो अगर आप किसी भी चीज को बैक बर्नर पे रख देते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो, गिव लोअर प्रायोरिटी। आपके लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में भी देख लूंगा, के लिए बोलते हैं पुट ऑन द बैक बर्नर। अच्छा, कोई इंसान अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, प्ले सेकेंड फिडल। वो इंसान कैसा रोल प्ले कर रहा है, सेकेंड फिडल प्ले कर रहा है, इसका मतलब उसका रोल सेकेंडरी है, मेन रोल नहीं है उसका, तो उसको बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स कोई भी रुकावट, तो किसी भी चीज की कोई रुकावट होती है उसको आप क्या बोलते हो, इम्पेडिमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो कोई ऐसी चीज जो रोकती है, डिले करती है, रोकती है, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल हो गया, बैरियर हो गया, हिंड्रेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं। तो वो क्या है, आपकी रुकावट है, ब्लॉकेड है, हर्डल है, मीन्स रुकावट है। मीन्स आपकी हेल्प है, असिस्टेंस है, आपको हेल्प मिल रहा है, आपका सपोर्ट है। तो अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो एक बहुत ही बड़ी रुकावट बन सकता है सक्सेस। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। चलो इसी बात पे मुझे किसी को रोकने के सिनोनिम्स बता दो, कितने बताओगे, 25 बता दोगे अगर आप किसी को रोक रहे हो तो। चलो, रिटर कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो, रोक रहे हो, उसको डिस्करेज कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि वो इंसान क्या हो, वो इंसान किसी भी तरीके से आगे आए, उसको हैम्पर कर रहे हो। स्टिफल लिख लिया, स्टिमी लिख लिया, हाँ। थ्वाट कर रहे हो, राइट, थ्वाट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, रोक रहे हो, डीरेल कर रहे हो, उसको अपने पटरी पे से उतार दिया, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, रोक रहे हो, उसके प्लान्स खराब कर रहे हो, फॉइल कर दिया आपने, उसके प्लान्स खराब कर दिए, उसको काउंटर कर रहे हो, रोक रहे हो, उसको अपोज कर रहे हो, रोक रहे हो, उस इंसान को रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को रोक रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि वो इंसान आगे बढ़े। रेन इन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रोक रहे हो, लीश कर रहे हो, रोक रहे हो, ब्रिडल कर रहे हो, रोक रहे हो, फेटर कर रहे हो, चेन कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को रोक रहे हो। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। बार कर रहे हो, रोक रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं, प्लक। अच्छा, प्लक शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो प्लक का मतलब होता है, बोलते हैं डोंट प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स को प्लक मत करना, मीन्स उखाड़ना मत। उस समय प्लक क्या होता है, उस समय प्लक आपका वर्ब होता है। इसका मतलब क्या है कि फ्लावर्स को क्या मत करो, फ्लावर्स को उखाड़ो मत। अच्छा, दूसरा प्लक का मतलब क्या होता है, दूसरा प्लक का मतलब होता है करेज, आपका जोश, आपका डिटर्मिनेशन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके जो साहस है वो क्या है, प्लक है। फॉर्टिट्यूड, आपकी पावर। वेलर, आपकी बहादुरी। इंट्रेपिडिटी, मतलब आपको डर ही नहीं लग रहा है। गैलेंट्री भी बोल सकते हैं, आपकी पावर, मतलब आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। एंटोनिम्स, कोवर्डिस, डरपोक हो, टिमिडिटी, डरपोक हो, पुसिलैनिमिटी, डरपोक हो आप, टिमिडिटी, डरपोक हो।
तो जो यंग माउंटेनियर था उसने बहुत ही बढ़िया बहादुरी दिखाई जब उसने बचाने की कोशिश करी जो फंसे हुए क्लाइंबर्स थे उस तूफान के दौरान। तो तूफान आया तो लोग फंस गए, तो जो माउंटेनियर था उसने उन लोगों को क्या किया, उसने उन लोगों को बचाया। अच्छा, अगर आप बहुत बहादुरी दिखाते हो तो आप क्या करते हो, यू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब आप चैलेंज को सामने से फेस करते, मीन्स यू फेस अ चैलेंज ब्रेवली। आप उस चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हो, बहुत ही बहादुरी से फेस कर रहे हो, मतलब टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। अच्छा, कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब क्या होता है, कीप अ स्टिफ अपर लिप मतलब बहुत दिक्कतें हैं आपकी जिंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे, उसको बोलते हैं कीप अ स्टिफ, रिमेन स्ट्रॉन्ग। आप क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो इवन ड्यूरिंग डिफिकल्टीज। आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आ रही हैं फिर भी आप स्ट्रांग हो, उसको क्या बोलते हैं, यू हैव केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, आप बहुत स्ट्रांग हो। बाइट द बुलेट, आप अनप्लेजेंट चीजों को भी कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हो उनको भी आप झेल रहे हो, मीन्स यू आर बाइटिंग द बुलेट, मीन्स एंड्योर, एंड्योर कर रहे हो डिफिकल्टीज को, झेल रहे हो डिफिकल्टीज को बहुत ही ब्रेवली, मीन्स बाइट द बुलेट। तो इन सबका मतलब क्या है कि आप क्या दिखा रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, आप क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पावरफुल। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज रिफर्बिश। अमेजोन पे या बहुत सारी जगहों पे रिफर्बिश्ड सामान मिलता है। रिफर्बिश्ड सामान का मतलब क्या होता है, होता पुराना है बट आपने उसको ठीक कर दिया जिससे कि अब वो नए की तरह काम करे। जैसे रिफर्बिश्ड वॉचेस भी मिलती हैं। तो रिफर्बिश का मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को रेनोवेट कर रहे हो कि अब वो अच्छा काम करे। रेनोवेट कर दिया, रिस्टोर कर दिया, रिपेयर कर दिया, रिवैम्प कर दिया, मीन्स आपने उस चीज को ठीक कर दिया। एंटोनिम्स, डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, रुइन कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, खराब कर दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पुरानी लाइब्रेरी को रिफर्बिश करेंगे, उसको दोबारा ओपन करने से पहले वो उसको क्या करेंगे, वो उसको ठीक। तो हमने यहाँ डैमेज की बात करी, मुझे 20 सिनोनिम्स बता दो अगर आप किसी चीज को तबाह कर रहे हो तो। रुइन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, रेक कर रहे हो, सैबोटाज कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, मार कर रहे हो, फॉइल कर रहे हो, इरोड कर रहे हो, वीकन कर रहे हो। वीकन का मतलब क्या होता है, अंडरमाइन कर रहे हो आप उस चीज को। डेसिमेट कर रहे हो, उस चीज को आप तबाह कर रहे हो। डिमोलिश, ढहा दिया आपने उस चीज को। डिसमैंटल कर रहे हो, एक्सटरपेट कर दिया आपने, तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से मिटा दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को क्या किया है, तबाह कर दिया है। और कोई वर्ड, डेटेरियोरेट कर रहे हो आप उस चीज को, डिफेस कर रहे हो, इरेज कर दिया आपने उस चीज को, वाइप आउट कर दिया है, जला दिया है। जला देने का वर्ड क्या होता है, इंसिनरेट कर दिया है। पल्वराइज कर दिया, पल्वराइज का मतलब क्या होता है, पाउडर कर दिया है। लूटपाट मचा के तबाह कर दिया, पिलेज कर दिया है, प्लंडर कर दिया है, तबाह कर दिया है आपने उस चीज को। चीज गायब हो गई है, वैनिश कर दिया है आपने उस चीज को, गायब कर दिया है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस चीज को क्या करो, डैमेज कर रहे हो वहां, तबाह कर। जितने भी वर्ड्स हैं सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव मीन्स आप बहुत गहरी सोच में चले गए हो, दुखी भी हो रहे हो साथ के साथ ना, गहरी सोच में भी हो, दुखी भी हो, उसको बोलते हैं पेंसिव। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत गहरी सोच में चले गए हो और दुखी भी हो। कंटेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव, मेडिटेटिव, बहुत गहरी सोच में चले गए हो। अगर आप बहुत गहरी सोच में जाते हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, र्यूमिनेट कर रहे हो, ब्रूड कर रहे हो, म्यूज कर रहे हो, मल कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा सोच में जा चुके हो, आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा। थिंक डीपली मतलब बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हो, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हो। च्यू द कड, च्यू द कड का मतलब भी क्या होता है, गहरी सोच में जाना। च्यू ओवर, इसका मतलब भी क्या है,
कि आप गहरी सोच में, तो सारे के सारे शब्द हैं कि आप गहरी सोच में हो। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या है? वर्ब। आई विल स्लीप ऑन इट, मैं सोचूंगा इसको रात में और फिर आपको तुमको सुबह जवाब दूंगा, मीन्स मैं इस चीज को। एंटोनिम्स केयर फ्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लाइट हार्टेड हो। फ्लिपेंट मीन्स नॉट सीरियस, सीरियस ही नहीं हो। केयर फ्री हो, नॉन चैलेंट हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑथर जो है बहुत गहरी सोच में रहे जब उन्होंने देखा कि कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का समुद्र के तट पे जो लोग रहते हैं उनको लेके। तो ऑथर क्या हो गए? बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चले गए। विटनेस मीन्स किसी चीज को देखना, किसी चीज का चश्मदीद गवाह होना, उसको बोलते हैं विटनेस होना या विटनेस करना। नेक्स्ट वर्ड इज बोनहोबी। मोनहोबी मीन्स तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, हमारे बीच में क्या है? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बोन होमी है। बोन होमी का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज कैमराडरी। इसकी स्पेलिंग दो कैसे आता है? कैमराडरी। तो कैमराडरी शब्द का मतलब क्या है? कि बहुत अच्छी क्या है? फ्रेंडशिप है। बोन होमी है, फ्रेंडलीनेस है, कॉर्डियलिटी है, एफेबिलिटी है, जीनियलिटी है, मतलब फ्रेंडशिप है। सारे वर्ड्स का मीनिंग फ्रेंडशिप है। एक और वर्ड होता है रेपोर्ट है। रेपोर्ट मीन्स रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंटोनिम्स दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, अकेले हो आप। तो डिप्लोमेट की जो फ्रेंडशिप थी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी उसकी, इसकी वजह से रिश्ते टेंशन थोड़ी सी कम हो गई उन डिस्कशंस के दौरान। तो डिस्कशंस के दौरान टेंशन थोड़ी सी कम हो गई, क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप क्या थी? बहुत ही ज्यादा अच्छी। एक फॉरेन वर्ड होता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, एंड द वर्ड इज एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब भी इसी से लिंक्ड होता है। एस्पिरिट डी कॉप्स, इसमें अगर आप देखोगे तो कॉप्स क्या है? कॉप्स एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बॉडी। इसका अगर मैं एग्जैक्टली मीनिंग आपको बताऊं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ द बॉडी। स्पिरिट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? कि सब आपस में क्या है? फ्रेंड्स है। मतलब क्या, किस तरह की फीलिंग है आपस में? फ्रेंडशिप वाली फीलिंग है, कैमराडरी है, सब आपस में अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज एस्पिरिट दी कॉप। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माय चैंपियंस। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, बट सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे, एवरीवन। चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। द पावर ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस की जो पावर होती है। देव की आज कहानी है। देव एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करता था। उसका बहुत ही बढ़िया स्माइल थी और वो बहुत फ्रेंडली था। बोनहोमी थी, मतलब बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप्स मेंटेन करता था, जिसकी वजह से हर किसी को अच्छा लगता था। बच्चे होते थे, बड़े होते थे, बूढ़े लोग होते थे, सब उससे एंजॉय करते थे बातचीत करना, क्योंकि वो हर किसी को रिस्पेक्ट करता था। एक दिन क्या हुआ, एक नया एम्प्लॉय आया लाइब्रेरी में। उसका बहुत ही ब्लेटेंट मीन्स शेमलेस, बहुत ही गंदा बिहेवियर था। तो लोगों को बड़ा खराब लगा। कुछ लोगों ने तो लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। देव को पता था कि ये जो बिहेवियर है ये क्या हो जाएगा? इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स रुकावट बन जाएगा। किस चीज में रुकावट बन जाएगा? कि अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। तो देव गुस्सा नहीं हुआ। देव ने बड़े प्यार से उस एम्प्लॉय से बात करी। उसने रिमूव, डिस्पेल मीन्स रिमूव, उसने उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने की कोशिश करी और एनकरेज किया तुम अच्छा बिहेव करो ना। देव ने उसके सामने तारीफ भी करी। किस चीज की तारीफ करी? कि अगर आप काइंड रहते हो कितना अच्छा होता है, और अगर आप हल्की सी स्माइल दे दोगे ना किसी को, तो हो सकता है किसी का दिन बहुत अच्छा हो जाए। नया एम्प्लॉय भी सोचने पे आ गया, यार कुछ तो काम की बात कर रहा है ये देव। तो नए एम्प्लॉय ने सोचा और उसको अपनी गलती समझ में आई। उसने बोला कि इसकी जो पुरानी आदत थी, एटाविस्टिक मीन्स पुरानी आदत थी, कि वो गंदी तरीके से बात करता था, वो इसीलिए आया है क्योंकि उसका जब वो बड़ा हो रहा था उसने एनवायरनमेंट ही ऐसा देखा था। लेकिन उसने बहुत करेज दिखाया और उसने बोला कोई बात नहीं, मेरा एनवायरनमेंट कैसा भी था, मेरा बिहेवियर अब कैसा भी हुआ है, अब मैं अपने आप को बदल लूंगा। उन दोनों ने मिलके रिफर्बिश किया, मतलब रिवैम्प किया, ठीक किया, रिपेयर किया पुराने रीडिंग कॉर्नर को और लाइब्रेरी को और अच्छा बनाया। देव ने क्या किया? रेलीगेट कर दिया। रेलीगेट का मतलब क्या है? लोअर पोजीशन असाइन कर देना। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो ब्रोकन फर्नीचर था उसको प्रायोरिटी कम दी और उसको स्टोरेज रूम डाल दिया, जिससे कि ज्यादा स्पेस हो विजिटर्स के लिए।
लाइब्रेरी में फिर से जान आ गई, लोगों ने अप्रिशिएट किया फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, और नया एम्प्लॉय भी एक बहुत ही बढ़िया इंसान बन गया। देव ने प्रूव किया कि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होता है और आप सबसे प्यार से बात करते हो तो लोग भी बदलते हैं और जगह भी बदलती है। तो और कोई इंसान बदतमीजी कर रहा है, खराब है, वो इंसान खराब किस वजह से है? क्योंकि उसने अपने आसपास वो चीजें देखी हैं। अगर आप भी उससे खराब तरीके से बात करोगे तो चीजें और खराब होंगी। तो आपको अपने आप को बदलना नहीं है। अगर आप काइंड हो तो आपको काइंडली ही बात करनी है, प्यार से ही बात करनी है। प्यार हर चीज बदल देता है। तो काइंडनेस है अगर आपके अंदर, फ्रेंडलीनेस है और बहुत ही बढ़िया नेचर है आपका, तो आप जिंदगियां ब्राइटन कर सकते हो और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हो। कैसी लगी स्टोरी सभी को? ये सारे के वर्ड मीनिंग्स हैं आपके रिवीजन के लिए, इनको आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लोगे। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब से। ब्रांच आउट का मतलब क्या? अलग अलग ब्रांचेस ओपन हो रही है, मतलब अलग अलग जगह आप स्प्रेड कर रहे हो, आप फैलते जा रहे हो। तो नए एरियाज में, नई एक्टिविटीज में, नए बिजनेस में फैलते जा रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, ब्रांच आउट कर रहे हो। ब्रेक अवे, आप छोड़ के आ गए, आपने किसी ग्रुप को, किसी ट्रेडिशन को छोड़ दिया, तो उसने उस भीड़ को छोड़ दिया और घर अकेले गई। तो किसी भी चीज को छोड़ के आ रहे हो, ब्रेक अवे। ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं, इनफैक्ट तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है गाड़ी खराब हो गई, हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन। दूसरा मतलब होता है फूट फूट के रो रहे हो, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी वो फूट फूट के रोने लग गई। तीसरा मतलब होता है किसी भी चीज को आप पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज कर रहे हो। इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं 5 पार्ट्स में और फिर एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ब्रेक डाउन के 3 मतलब होते हैं। ब्रेक इवन, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। जब भी कोई बिजनेस ओपन होता है सबसे पहले वो कोशिश करता है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए। ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। द कास्ट द फर्स्ट स्टोन, सबसे पहला पत्थर आप ही ने मारा है, मतलब सबसे पहली बुराई आप ही ने करी है, सबसे पहले क्रिटिसाइज आप ही ने किया है, तो आप फर्स्ट और क्रिटिसाइज कर। टू गो फॉर द जगलर, इसका मतलब क्या है? आपको पता है इस इंसान की ये कम वीकनेस है और आप उसी वीकनेस पे उस पर अटैक कर रहे हो। आपको पता है ये इसकी वीकनेस है, आपको पता है उसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है और यही उसकी वीकनेस है, और आपने उसको वही क्रिटिसाइज करना, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। टू गो फॉर द जगलर। टू बी अ थॉर्न इन वंस फ्लैश, किसी को पूरे टाइम आप अनॉय कर रहे हो, आप उसको पूरे टाइम इरिटेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो उस इंसान को। टू बी अ थॉर्न इन वंस फ्लैश। टू ब्लो वन स्टॉप, आपका ऊपर वाला माला उड़ गया, इतना गुस्सा आया आपको, इतना गुस्सा आया कि आपका जो ऊपर वाला माला था, मतलब जो आपका दिमाग था, जो आपको शांत रखता था, वो उड़ गया, आप बहुत गुस्से में आ गए। टू बी एट ऑड्स विद समवन, एट ऑड्स होना मतलब लड़ाई हो गई आप कॉन्फ्लिक्ट में, आप उसकी बात से अग्री नहीं करते, आप दोनों के बीच में लड़ाई सी हो गई है, मीन्स यू आर एट ऑड्स विद दैट। सारे के सारे इडियम्स आज नेगेटिव थे। बुराई करना, अटैक करना, इरिटेट करना, अपना गुस्से, अपना आपा खो देना और किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये स्टोरी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ोगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वो तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। अच्छा, कल आप लोगों की ग्रामर ग्रंथ की क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज आप सभी लोगों की ग्रामर ग्रंथ की क्लास होगी 11 बजे, जहाँ पे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक प्रोफेशनल बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज के आज ले लेना। कोड NB60 लगा देना, आपको सिर्फ 1400 में कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। आपको प्रोफेशनल 7.0 से स्टार्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग जस्टिस, तो मैन्युफैक्चरिंग में न्याय, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो यूज हो रहा है उसको लेके कोर्ट ने क्या अपनी बातें कही, उन सब चीजों में हम बात करने। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर से इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि AI यूज के बारे में बात होने वाली। मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रह गए आज, क्या बात है? ओके। रिटोरिक बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ही बढ़िया स्पीच, तो आपकी बहुत ही बढ़िया स्पीच है तो रिटोरिक है, मतलब इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। तो बहुत बढ़िया स्पीच को या बहुत बढ़िया कोई चीज लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं? रिटोरिक। पेट्रोलॉजी, रॉक्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, रॉक कहाँ से आया, कैसे आया, उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। सेफोलॉजिस्ट जो वोटिंग के बारे में रीड करता है, बहुत बार ये वर्ड भी एग्जामिनेशन में आया। जो इलेक्शन स्टडी करता है, वोटिंग के ट्रेंड स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट।
स्कल्पटर जो मूर्तियां बनाता है, एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स जो मूर्तियां बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आ जाते हैं आर्टिकल पे, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन। चलिए, लेट्स डिस्कस इट। बट फॉर इट्स सीरियस इम्प्लीकेशंस। देखो, बट फॉर इट्स सीरियस इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि स्टार्टिंग नहीं है, बट ये स्टार्टिंग है। इसका मतलब होता है जब भी इस तरीके से बट को यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो अगर इसका इतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं होता तो, इम्प्लीकेशंस मीन्स इम्पैक्ट, रिजल्ट। तो अगर इसका इतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं होता तो अ जज जो कि रिलाई कर रहा है, रिलाई मीन्स डिपेंड कर रहा है, एक जज जो कि डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्यूसिनेशंस पे, हेल्यूसिनेशंस मीन्स इमेजिनेशंस। तो अगर एक जज डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजिनेशंस पे, अपना एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन देने के लिए, अपना एक जवाब देने के लिए, तो ये चीज क्या है? बहुत ही हंसने वाली है, कॉमिकल है। गिवन द सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कितना ज्यादा न्याय का मिसकैरेज हो जाता है, मतलब न्याय दिया ही नहीं जाता है। जो ऐसे हेल्यूसिनेशंस कर सकते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐसी चीजों को बना रहा है जो रियल में है ही नहीं, और अगर इस चीज को जजेस यूज कर रहे हैं तो जस्टिस का मिसकैरेज हो रहा है, जस्टिस प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसी चीजें जुडिशियल प्रोसेसेस में यूज हो रही है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? लाइकेंड इट टू मिथाइल आइसोसाइनेट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट एक पॉइजनस गैस था। लाइकेंड इट टू का मतलब क्या? कंपेयर किया है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कुछ ऐसी चीजें दे रहा है जो एक्चुअल जिंदगी में है ही नहीं, इमेजिनरी है, और अगर उसको जुडिशियल प्रोसेस में यूज किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। और ये उतना ही गलत है, मतलब लाइकेंड मींस कंपेयर्ड, तो ये उतना ही गलत है जितना मिथाइल आइसोनेट ने नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाया था, जो कि पॉइजनस गैस थी, जिसकी वजह से भोपाल की गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जो कि दिख भी नहीं रहा था, छुपके से, इनसीडियस मींस चुपके से अटैक भी कर रहा था और तबाही भी मचा रहा था। कैटास्ट्रॉफिक मींस डेवास्टेटिंग, तबाही भी मचा रहा था। उस समय तक इतनी तबाही मच गई थी कि किसी ने नोटिस की। कोर्ट ने ये सारी की सारी बातें कही। जब कोर्ट ने
सेट असाइड कर दिया, मीन्स हटा दिया जो ऑर्डर्स थे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के, इन दोनों के जो ऑर्डर्स थे उनको कोर्ट ने डिसरिगार्ड कर दिया, सेट असाइड कर दिया, मीन्स नहीं माना। किसमें ऑर्डर्स थे? एक इंसॉल्वेंसी केस था। एक इंसॉल्वेंसी केस मीन्स आपने लोन लिया, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, और कोर्ट को क्या पता लगा कि जो एनसीएलटी है वो डिपेंडेंट हुई है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हुई है? ऑन फिक्शियस, फिक्शियस मीन्स नॉट रियल, जो कि रियल नहीं थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किए गए लीगल साइटेशंस थे, लीगल एग्जांपल्स थे, और जो कि एक बहुत ही बड़ी लैप्स थी, बहुत ही बड़ी कमी थी, जिसको ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। किसने इग्नोर कर दिया? एपेलेट ट्रिब्यूनल ने। एपेलेट ट्रिब्यूनल का होता है जहाँ पे लोग अपनी अर्जियां लगाते हैं कि ये केस है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दिस इज द लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है एक इंटरवेंशन में कि कोर्ट बीच में आया इस साल, तो ये लेटेस्ट इंसिडेंट है। कॉशनिंग अगेंस्ट, उसने वार्निंग दी है कि एआई जनरेटेड झूठे झूठे जुडिशियल एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग में, और इसके अगेंस्ट कोर्ट ने वार्निंग दी। तो ये आर्टिकल कितना प्यारा है। हुआ क्या, इस पूरे को समझ लो। एनसीएलटी में केस चल रहा था इंसॉल्वेंसी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने के द्वारा जनरेट किया गया एक झूठा एग्जाम्पल, जिसको प्रस्तुत किया गया उस केस के हियरिंग में, और कोर्ट वहां का जो ये जो ट्रिब्यूनल था उसने अपना जजमेंट भी दे दिया उसके हिसाब से, उसने उसको पता ही नहीं लगा कि एआई जनरेटेड है। तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और उसने बोला कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झूठी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा जुडिशरी में जजमेंट देने में, तो ये उतना ही खतरनाक है जितना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस खतरनाक थी जब उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जब कि वो दिखी भी नहीं थी, खतरनाक भी थी और तबाही भी मचा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेटेड झूठे चीज़ों को यूज़ ना किया जाए, और इस चीज़ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी। पैसेज समझ आया सभी को? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? थ्रू इट्स रूलिंग्स, रूलिंग्स मीन्स जजमेंट्स, उसके जजमेंट्स के द्वारा, और ओरल ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो बात स्पोकन है, जो बोल के, कोर्ट ने कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, कोर्ट ने लगातार अडॉप्ट किया है, अपनाया है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक बहुत ही कॉशनरी मीन्स केयरफुल अप्रोच। तो अपने जजमेंट्स में भी और बोल बोल के भी कोर्ट ने एक ऐसी अप्रोच अपनाई है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। किस चीज को यूज, किस चीज के रिगार्डिंग? डिप्लॉयमेंट मीन्स यूज, एआई के यूज के रिगार्डिंग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। फरवरी 27 को सेम बेंच ऑफ जस्टिस ने, सेम जजेस ने पीएस नरसिम्हा और जो आलोक अराधे हैं उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि वो इस बात को अपनी नॉलेज में ले रहे हैं, टेक टुक इनटू नॉलेज। तो उन्होंने इस बात को अपनी नॉलेज में लिया, अपने आप को अवेयर किया उस बात से कि एक ट्रायल कोर्ट है जो कि डिपेंडेंट है एआई जनरेटेड झूठे केस लॉस पे। तो एआई जनरेटेड, एआई से जनरेट किए गए झूठे केस लॉस, उन पे वो डिपेंडेंट है,
और इन्होंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन मीन्स हाईलाइट किया, इस बात को हाईलाइट किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एरर नहीं है, मियरली मीन्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलती डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है, अमाउंटेड टू मीन्स किसके जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदार है इसका, कि जुडिशियल मिसकंडक्ट, ये गलत व्यवहार है, ये गलत चीज है। अगर आप एआई जनरेटेड चीजों को जो कि गलत है उनको यूज कर रहे हो अपना जजमेंट देने में, द कोर्ट हैज मेड क्लियर, कोर्ट ने इस बात को एकदम साफ कर दिया है दैट एआई में सर्व, दो एआई आपको हेल्प कर सकता है, असिस्टिव टूल हो सकता है, मदद करने के लिए हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, आप जल्दी जल्दी काम कर लो, लेकिन ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये कभी भी जगह नहीं ले पाएगा इंसान के लॉजिक की। जुडिशियल डिस्क्रिशन मीन्स जहाँ पे जज अपने हिसाब से जजमेंट देता है, या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी की कभी जगह नहीं ले पाएगा, आपकी जिम्मेदारी है जजमेंट देना, आप मदद के लिए यूज कर सकते हो लेकिन आप पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमैनिटी इज एनकाउंटरिंग, ह्यूमैनिटी झेल रही है किस चीज, एनकाउंटरिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फेस करना, तो ह्यूमैनिटी किस चीज को फेस कर रही है, व्हाट मेनी एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स फियर करते हैं, और ये जो है एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सकता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंसान वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी पावर क्या है, उसकी फ्रीडम क्या है, इन सबको लेके सवाल उठ सकते हैं। एआई डिस्ट्रप्शन, एआई ने सब कुछ बदल दिया है, ये एक नोन अननोन है, हमें ये पता है एआई सब कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं पता है। एवरीवन नो, सबको पता है कि एआई डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रप्शन कर रहा है, एआई चीजों को बदल रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसकी कितनी हद है या इसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। देयर इज हाउएवर, हालांकि इनफ, अच्छा खासा सबूत है, एविडेंस मीन्स प्रूफ है, किस बात का सबूत है, ये कॉम्बिनेशन है कि कंबाइन हो गई है इंसान का बेवकूफ़ी, इंसान की स्टूपिडिटी, इंसान की बेवकूफ़ी, और जानबूझ के, डेलिब्रेट मीन्स इंटेंशनल, और जो इंसान डिज़ाइन बना रहा है, एआई बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक सोशल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये सारे के सारे एआई से आ रहे हैं। तो ऑथर ने क्या बोला पूरे पैराग्राफ में, ऑथर ने बोला कि भाई कोड एआई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो रहा है, ये बहुत गलत है। कोड हेल्प ले सकता है एआई की, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एआई कभी भी इंसान के लॉजिक को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब एक सवाल उठ गया है कि एआई को इतना पावरफुल क्यों बनाया जा रहा है, ये इंसान की बेवकूफ़ी है कि वो इस तरह का एआई बना रहा है, इस तरह की डिजाइन्स बना रहा है जो उसी को लेके नेगेटिव हो रही है, उसी के ऊपर उसी को नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, तो ये इंसान की बेवकूफ़ी है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, ह्यूमन ओवरसाइट, इंसान को नजर रखनी पड़े, ये सबसे जरूरी जवाब है इन सारे खतरों, तो इंसान को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला कि अगर आप झूठा, फैब्रिकेटेड मीन्स झूठा, कॉन्कॉक्टेड, नकली, मशीन जनरेटेड, एआई के द्वारा बनाए हुए जजमेंट्स देते हो एक कोर्ट में, तो इसका मतलब है कि आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो गलत काम कर रहे हैं अगर वो एआई जनरेटेड जजमेंट्स दे रहे हैं कोर्ट में, और ये सीरियस लैप्स ऑफ ड्यूटी है, और जो जजेस हैं वो भी अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। और कोई भी जजमेंट अगर हल्का सा भी, आयोडा मीन्स अगर बहुत हल्का सा, कोई भी जजमेंट अगर बहुत ही हल्का सा फेक या हेलुसिनेटेड एआई मटेरियल से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो डिसीजन है ही नहीं लॉ की नज़रों में। तो अगर आप झूठा एआई का केस झूठा केस बना रहे हो एआई की हेल्प से, आप झूठा जजमेंट दे रहे हो एआई की हेल्प से, आप झूठे एग्जांपल्स दे रहे हो एआई की हेल्प से, तो इसका मतलब है वो जजमेंट है ही नहीं, वो सब बकवास है, आप अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर।
ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है नॉट फाइनल। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक रेगुलेशंस की एआई कैसे यूज होगा, इसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो रोकते हैं, प्रोहिबिट मीन्स रोकते हैं कि एआई को यूज नहीं किया जाएगा जुडिशियल रिजल्ट्स में। जैसे कि जब कोई केस का जजमेंट दिया जा रहा है, किसी को जेल भेजा जा रहा है, किसी को बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है, किसी को ये देखना है कि जो पार्टीज है वो विश्वसनीय है या नहीं, चश्मदीद गवाह सही है या नहीं, इन सब चीज़ों में एआई का यूज़ नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अपने रूल्स में ऐसा लिखा है। हालांकि ये जो ड्राफ्ट है अभी ओपन है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, पब्लिक अभी इसके ऊपर कंसल्टेशन कर सकती है, अपने सजेशंस दे सकती है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है कि आप सेटअप करो, स्टैब्लिश करो एक डेडिकेटेड कमिटी, एक कमिटी बनाओ आप, जिससे कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाए और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए, मतलब पनिशमेंट भी दिया जाए उन लॉयर्स को जो कि मेंशन करेंगे अनवेरिफाइड एआई मटेरियल। तो जो लॉयर एआई को यूज करेगा उस मटेरियल को जो कि वेरीफाइड नहीं है उसको यूज करेगा कोर्ट में, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए। जस्टिस मस्ट बी डन एंड सीन। न्याय होना चाहिए, दिखना चाहिए। न्याय इमेजिन हेलुसिनेट नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी चीजों के बेसिस पे न्याय नहीं। समझ आया सभी को? बहुत प्यारा आर्टिकल था, है ना? लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, वो कैब भी बहुत अच्छी थी। आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरी
चलिए लेट्स डिस्कस देम। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो पैसेज आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से डेंजर है? ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन अच्छे से नहीं काम कर रहे, जजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, सही बात है। जानबूझ के एआई सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, सही बात है। इंसान नजर नहीं रख रहा, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही थे, तो आंसर वाज डी, ऑल ए बी एन। कि ह्यूमन नेग्लेक्ट कर रहा है, एआई की चीजें आ रही हैं उसको पता नहीं चल रही है, जजमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा जजेस का, वो एआई यूज कर रहे हैं, एआई सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनसे झूठा डेटा निकाला जा रहा है, और इंसान नजर नहीं रख रहा कि क्या हो रहा है। ऑल ऑफ देम वर करेक्ट। ऑथर ने एआई हैलुसिनेशंस जो हो रहे हैं उसको कंपेयर किया है इससे, तो कौन सी बात है जो ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से बता रहे हैं? एआई जनरेटेड एरर्स अनडिटेक्टेड रहेंगे जब तक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आ जाते, सही बात है। जब तक सीरियस रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा तब तक लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रिवेंटिव सेफगार्ड्स चाहिए, पहले से ही चीज़ों को ठीक करो, ये नहीं है कि चीज़ें हो जाए उसके बाद ठीक करो। सही बात है, पहले से ही चीज़ों को ठीक करके रखो ना, प्रॉब्लम होने के बाद क्यों ठीक करना है, पहले ही प्रॉब्लम मत होने दो। टेक्नोलॉजिकल मिसयूज जो होगा इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डैमेज हो सकता है, जिसको रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल हो, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर टेक्नोलॉजी मिसयूज होती है तो इस तरह का डैमेज होगा जिसको आप ठीक भी नहीं कर पाओगे। सारे के सारे फिर से सही हैं, तो आंसर इज डी, ऑल ए, ऑल ऑफ देम आर। अगले पर आ जाते हैं। ऑथर ने क्या बताया है कि जस्टिस होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ना कि हेलुसिनेट की। तो जुडिशियल लेजिटिमेसी डिपेंड करती है कितना सही है वो, ना कि एल्गोरिथम को आप कितना बना रहे हो, मतलब एआई को कितना यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। लेजिटिमेसी डिपेंड करेगी कि आप जो कर रहे हो कितना सही है। जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है कोर्ट्स में डिपेंड किस पे करता है कि डिसीजन मेकिंग हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वेरीफाइबल हो, मतलब सही हो। एआई जनरेटेड जुडिशियल रीजनिंग जो है लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नहीं, इसको तो हटाया जा रहा है। आंसर वॉज सी, बोथ ए। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो अभी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं वो कह रहे हैं कि एआई यूज नहीं किया जाएगा इन सब चीज़ों में, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट ने सपोर्ट किया है इनको, एंडोर्स में सपोर्ट किया है, एआई वाले एग्जाम्पल्स को नहीं सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाओ लॉयर्स के अगेंस्ट जो एआई मटेरियल पर डिपेंडेंट है, जो कि अनवेरीफाइड। बिल्कुल सही है, आंसर इज ए, बोथ ए एंड। टोन सोबरिंग, ऑथर की टोन, ऑथर सीरियस टोन में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ऑथर बहुत दुखी है क्या? ऑथर किस बात को लेकर दुखी है? ऑथर दुखी तो नहीं है। ऑस्टर मतलब ऑथर बहुत स्ट्रिक्ट टोन मेंटेन कर रहे हैं कि सिंपल सिंपल सी चीज़ों को बता रहे हैं, हाँ स्ट्रिक्ट टोन भी है ही ऑथर की, तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। तैयार हैं सभी लोग? एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर, एवरीवन विल लाइक द सेशन। काउंटिंग कैंसर, कैंसर को काउंट करने की बात कर रहे हैं, कैंसर को एक नोटिफाइबल डिसीज बनाया जाए इंडिया में, देखते हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। ऑल द बेस्ट।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। वो चीज़ जो एक इंसान के लिए अच्छी है, वो सबके लिए अच्छी भी है। स्टेट्स को जिससे फ़ायदा होगा और कंट्री को भी फ़ायदा होगा। कैंसर एक नोटिफाइबल डिसीज़ नहीं है। नोटिफाइबल डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी इंसान को कैंसर है तो वो रिपोर्ट करे गवर्नमेंट को। तो अगर वो रिपोर्ट करता है मतलब गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग ज़रूरी है, उसको बोलते हैं नोटिफाइबल डिसीज़। तो कैंसर नेशनल लेवल पे एक नोटिफाइबल डिसीज़ नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री की पोजीशन क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि नोटिफाइबल डिसीज़ वही होती हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, जो एक-दूसरे से फैलती हैं। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर है, जैसे कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, हॉस्पिटल में कितने लोगों को कैंसर है, ये एक इकलौता टूल है जो बताता है कि कितने कैंसर के केसेस हैं हमारी कंट्री। ये रजिस्ट्री सिर्फ 10 से 16% लोगों को ही कवर करती है और इनमें क्या है, शहरों में ज़्यादा है, गाँव में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी स्टेट्स ने लीड ली है, उन्होंने बोला है कि कैंसर को हम एक नोटिफाइबल डिसीज़ बनाएँगे अपनी बाउंड्री के अंदर, कि सरकार को पता होना चाहिए कितने लोगों को कैंसर। तेलंगाना लेटेस्ट है उन स्टेट्स में जॉइन करने में जिन्होंने कैंसर को एक नोटिफाइबल डिसीज़ बना दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जिनमें कैंसर नोटिफाइबल है वो 17 हो गई है। इन्होंने बोला कि इतने केसेस बढ़ जाएँगे इतने से इतने के बीच में, तो ये 74% का इंक्रीज़ है कैंसर के केसेस में। ये प्रोजेक्शंस को देखते हुए लाइफ स्पैन चलो बढ़ती जा रही है, डेमोग्राफीज़ जो हमारे लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ रही है, मतलब बूढ़े लोग भी ज़्यादा जी रहे हैं। लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेस हैं, डाइट में जो चेंजेस हैं, तो बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारे पास डेटा हो। स्टेट कर सकती है, डेटा को ले सकती है, स्टेट को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब तक कंट्री नहीं करेगी उसको मिलके तब तक उतना फ़ायदा नहीं होगा। चलो अभी रजिस्ट्रीज़ हैं जो गाँव में शहरों में, जो शहरों के आस-पास जगह उनको कवर कर रही हैं। इंडिया में जो केयर है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी डिलीवर होती है और वो डेटा सेट अच्छे से कैप्चर नहीं होता। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तो लोग होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे से नहीं बताते हैं कितने कैंसर के केस, तो डेटा बहुत अच्छे से नहीं जम कलेक्ट होता है इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को। ICMR-NINE ने बोला है कि कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज़ बना दो, बहुत सालों पहले बोला था। कैंसर को अगर आप नोटिफाइबल डिसीज़ बनाओगे, इसका मतलब है कि अगर केसेस बढ़ते हैं कैंसर के तो वो रिकॉर्ड होंगे और आप उसको क्या करोगे, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ केसेस को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक क्या था कि कैंसर से लोग बहुत डरते थे, हेल्पलेसनेस थी। अब चलो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पता है क्या है कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो इस चीज़ों को सीखना चाहिए सेंटर को, स्टेट से। स्टेट्स भी अगर उसको नोटिफाइबल डिसीज़ बना रहे हैं तो सेंटर को भी बनाना चाहिए। हमने ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। स्टेट लेवल नोटिफिकेशन अकेला इनसफिशिएंट क्यों है? क्योंकि स्टेट से आप पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं बना सकते, सेंटर को बीच में आना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है ट्रीट करने की, नहीं। हाँ, स्टेट लेवल डेटा पूरा प्रोग्राम नहीं बना सकता। स्टेट अनविलिंग है, कैंसर रजिस्ट्री सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ में है, नहीं। सिर्फ स्टेट से काम नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। क्या रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने कि कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज़ बना दो? यही रिकमेंडेशन बस। फोर्स एवरीवन इन स्किमिंग। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एवरिस्ट मीन्स आपके अंदर बहुत लालच है। कैंडोर आप बहुत ऑनेस्ट हो। एलोक्वेंट बहुत अच्छा बोलते हो। फ्रूगल बहुत सोच समझ के खर्चा करते हो। इम्पेटुअस बिना सोचे समझे एक्शन ले। BEDA। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब आपने सामने वाले को बोल दिया आजा मैदान में, चैलेंज दे दिया। कीप वंस हेड अबव वाटर, सर्वाइव कर रहे हो मुश्किलों में भी। गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, गलत समझ रहे हो सामने वाले को। गिव समवन अ फ्री हैंड, उसको पूरा फ्रीडम दे दिया आपने। कट टू द क्विक, आप उस सामने वाले को बहुत बुरा फील करवा रहे। CAED एंड फोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की ज़िम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है कुंदन। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपको बुक भिजवा। अगर आपने अभी तक प्रोफेशन 7.2 जॉइन नहीं किया है तो आप आज के आज प्रोफेशन 7.0 को जॉइन करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रीलिम्स लेवल की 2 क्लासेस हुई हैं। सबसे पहले आप इन दोनों क्लासेस को देखोगे। पहले इंट्रोडक्टरी क्लास देखोगे, फिर इन दोनों क्लासेस को देखोगे सैटरडे और संडे, और फिर मंडे से लाइव आना स्टार्ट कर दो।
आपकी इंग्लिश में कंप्लीट करवा दूंगी, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी आपको इंग्लिश कि आपको इंग्लिश में का डर ही खत्म हो जाए। बट उसके लिए आपको मुझे 2 से ढाई घंटे रोज़ देने होंगे। इंग्लिश में एडिटोरियल और परफेक्शन को रोज़ करना। अगर आप 2 से ढाई घंटे रोज़ देते हो, 3 महीने भी आप मुझे दे देते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी इंग्लिश बहुत। जिन्होंने अभी तक प्रोफेशन बैच को एनरोल नहीं किया है, वो आज का आज एनरोल कर लेंगे। NB60 आपका कोड लगेगा, मात्र 1400 रुपीज़। आपको कंप्लीट इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे क्लासेस होते हैं, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करो, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड आपका इसमें सफलता लग जाए। सफलता कोड लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 60% का डिस्काउंट मिल जाए। ये रिन्यूअल के लिए है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, क्लासेस में बिना आए कुछ भी नहीं हो। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे